तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो नवीन सर की जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की जो क्लास चल रही थी उसके सेट नंबर 2 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सुब्रमण्यम जो है वो किससे संबंधित हैं। तो सुब्रमण्यम जो है वो किससे, वायलिन से संबंधित हैं। अमजद अली खां की बात कर लेते हैं, ये किससे संबंधित है, ये सरोद वादक से संबंधित हैं। अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। ये सभी वाद्य यंत्र हैं, वायलिन, सरोद, सुरबहार, मृदंगम, शहनाई, बांसुरी, तबला वादक और सितार, ये सभी क्या है, वाद्य यंत्र है, बजाने वाले यंत्र हैं। टी गोपालन की बात कर लेते हैं और पालधर लघु की बात करते हैं, तो ये मृदंगम बजाते हैं। बागेश्वरी कामत जो कि एकमात्र फीमेल सेनाई वादक रही हैं। अली अहमद की बात कर लेते हैं, तो ये भी सेनाई वादक हैं। पन्ना घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, ये सभी किससे संबंधित हैं, तो ये सभी बांसुरी वादक हैं। रविंद्र यावागल की बात कर लेते हैं और पी जसराज की बात कर लेते हैं, तो ये तबला वादक हैं। राजीव जनार्दन, उमाशंकर मिश्र, और ये किससे संबंधित हैं, तो ये सभी सितार से संबंधित हैं। अगर केलुचरण महापात्रा की बात कर लेते हैं, तो जितने भी महापात्रा वाले पर्सन हैं ये किस में जाते हैं, ये उड़ीसी नृत्य में जाते हैं। केलुचरण महापात्रा को 2000 में क्या मिला है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये कौन सा यंत्र बजाते थे, देखो ये नृत्य से तो उड़ीसी से संबंधित थे, लेकिन ये यंत्र कौन सा बजाते थे, तो ये पखावज यंत्र बजाते थे। इन्होंने सृजन स्कूल का जो अनावरण है वो कब किया था, तो 1993 में इन्होंने सृजन स्कूल जो है वो खोला था। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संगीत में अगर भारत रत्न की बात करें तो संगीत में जो भारत रत्न है वो 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला था। किस पे, 1998 में। 1999 में भारत रत्न किसे मिला है, तो पंडित रविशंकर को मिला है, जो कि एक सितार वादक थे और इनकी एक पुत्री थी अनुष्का शंकर, वो भी सितार वादक थे। बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं, ये कौन से थे, तो ये तबला वादक थे। कौन थे, तबला वादक थे बिस्मिल्लाह खां। इन्हें क्या मिला था, इन्हें 2000 में भारत रत्न मिला था। और लता मंगेशकर जी जो कि एक सिंगर थी, इन्हें भी क्या मिला था, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रामचंद्र गुहा एक पर्सन है, इनकी ये 3 पुस्तकें हैं। पहला है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, दूसरी है इंडिया आफ्टर गांधी, तीसरी है गांधी बिफोर इंडिया। इंडिया आफ्टर गांधी बोल दें या फिर इंडिया बिफोर गांधी बोल दें, बात एक ही है। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इनकी ही पुस्तक है। ए फाइन बैलेंस किसकी है, तो रोहिंग्टन मिस्त्री जो है इनकी ये पुस्तक है। ए टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये किसकी है, तो ये कॉनलेस डिंकन की है। द जजमेंट किसकी पुस्तक है, तो कुलदीप नायर की ये पुस्तक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी है, द गॉड फादर किसकी है, तो द गॉड फादर है किसकी, मारियो पूजो की। किसकी, मारियो पूजो की। पूर्व का महाकुंभ किसको कहा जाता है, तो कामाख्या देवी मंदिर जो है इसको, जो कि असम में स्थित है और यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगाया जाता है, इसी को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। राजम कुंभ किसको कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रयागराज है उसको राजम कुंभ के नाम से जानते हैं। हिकरू हितोंगवा किसको कहते हैं, तो हितरू हितोंगवा जो है, जो कि मणिपुर की जो नौका दौड़ होती है, नौका दौड़ केरल में भी होती है लेकिन उसको हम अलग नाम से जानते हैं। लेकिन हिकरू हितोंगवा जो है वो कहाँ की नौका दौड़ को कहते हैं, तो मणिपुर की नौका दौड़ को हम कहते हैं। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं पॉलिटी की तरफ। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। वैसे एसएससी परमार में भी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। भारतीय संविधान पारित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो अपना संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। और लागू कब किया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है लागू किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको पेश कब किया जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है। और स्वीकार कब कर लिया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। किसको, उस उद्देश्य प्रस्ताव को। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं, तो कैबिनेट मिशन जो है वो कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। प्रारूप समिति को याद रखेंगे और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकार कब किया गया था, इसको इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब आ जाती है बात अगले क्वेश्चन की कि इसमें अध्यक्ष कौन कौन से चुने गए थे। तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष हैं और सलाहकार समिति के अध्यक्ष, जिसमें 2 उप समिति बनती हैं, एक मूल अधिकार थी और दूसरी अल्पसंख्यक थी। इसके कौन अध्यक्ष बनते हैं, तो सरदार पटेल जो है वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनते हैं और सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष बनते हैं। कौन, सरदार पटेल। नियम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो नियम संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं या फिर मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। राज्य समिति, संघ समिति और संघ संविधान की बात कर लेते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
प्रेस दीर्घ समिति की बात कर लेते हैं तो उषानाथ सेन जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके बनाए जाते हैं अध्यक्ष। भाषाई प्रांत आयोग की बात कर लेते हैं तो एस के धर जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर रिट जारी करती है तो कितने प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जो कि आर्टिकल 32 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है तो भीमराव अंबेडकर ने उसकी आत्मा कहा है, या फिर हृदय कह सकते हैं। हृदय या फिर आत्मा बात एक होती है। हाई कोर्ट जो है यहाँ पे तो ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात कर लेते हैं तो ये 1957 में आती है। ये किससे संबंधित थी तो ये पंचायती राज से संबंधित थी। इसमें क्या बोला गया था कि जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज होगा, जिसमें पहले गांव बनेगा, फिर खंड बनेगा, उसके बाद में जो है जिला बनेगा। भारतीय संविधान का वाचन की बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान के वाचन में सबसे पहले जो है इसकी जो बैठक है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को पहला वाचन होता है। दूसरा वाचन कब होता है तो दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। और तीसरा वाचन जो है वो कब होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को होता है। देखो यहाँ से 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में ही जाएंगे, फिर 15 नवंबर से शुरू होता है 17 अक्टूबर तक 1949 में। यहाँ 48 से 49 हो गया, फिर 49 और 49 कब 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। ठीक है, ये 3 वाचन है संविधान के, इनको याद रखेंगे। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो दैमाबाद कहाँ पर स्थित है तो ये दैमाबाद जो स्थान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो शेर से परिचित नहीं थे। शेर क्या होता है उन लोगों को पता नहीं था। पशुपति की पूजा करते थे, सभी के बारे में पता था ज़्यादातर। ठीक है, मूंछ वाले बाबा का पता था, एक सिंह और इसके अलावा कुत्ते के बारे में पता था इन्हें। ठीक है, हाथी के बारे में पता था, बहुत सारे जानवरों के बारे में पता था, बस शेर के बारे में इनको पता नहीं था। पशुपति की मोहर थी यहाँ पर। ठीक है, जिसमें 3 मुख वाला देवता था। वैसे मोहर जो थी वो गैना भी छपे थे, उसमें भैंस भी छपे थे, हाथी भी थे, बाघ भी थे, लेकिन शेर का कहीं भी किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता में जिक्र नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका जिक्र नहीं है तो ऑप्शन में आपको शेर जरूर दिया जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा कोई जानवर दे दें जो ना संबंधित हो। हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन? हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, और दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी कब 1921 में। सैंधव मुद्रा की बात कर लेते हैं तो सैंधव मुद्रा जो है वो किससे बनी हुई थी तो ये सैल खड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, आपको हमने शायद नहीं फर्स्ट में नहीं बताया, परमार वाली सरकी में बताया। इसमें एक सिंग वाले गैंडा की भी जो है पूजा होती थी। बैल जो था एक सिंग वाला उसकी पूजा होती थी। यहाँ पे बैल की बात हो रही है, ना कि एक सिंग वाले गैंडे की बात हो रही है। किसकी? बैल की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं। हड़प्पा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया था तो हड़प्पा सभ्यता को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें तो जो बड़ी साइट थी सबसे पहले जो सबसे बड़ी साइट थी वो कौन सी थी तो धौलावीरा जो है वो सबसे बड़ी साइट थी। लोथल की बात कर लेते हैं तो आर राव जो है इनके द्वारा 1953 में लोथल की खोज होती है, और कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में की जाती है। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद प्रार्थना करने वाले को किस नाम से जानते हैं तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम ऐत्रेय के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को नाम को हम तैत्रेय के नाम से जानते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को हम पंचविरा ब्राह्मण कहते हैं, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम गोपत कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है यजुर्वेद में कर्मकांड वगैरह हैं, और इसमें क्या है ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। सामवेद में क्या है, सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में क्या है, इसमें जादू टोना जितने भी आ जाते हैं इसमें अथर्ववेद में आ जाते हैं। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद में कितने संस्करण हैं तो 1028 ऋग्वेद में संस्करण हैं, और इसमें 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। इसके तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र और सूर्य देवता को जो वर्णन है वो किया गया है। कृषि का वर्णन है वो 4th मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम किस नाम से जानते हैं तो होत्र के नाम से जानते हैं। जाति व्यवहार कास्ट सिस्टम जो है वो 10वें मंडल में स्थित है, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। 10वें मंडल में जाति सिस्टम है। तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र और सूर्य के बारे में बताया गया है, और चौथे में जो है वो कृषि का वर्णन है। कितनी रचनाएं हैं इसमें तो 10,562 इसमें जो है वो रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं पुरानी नदियों के नाम पर। इसमें से एक जो नदी है वो अभी 31 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। रावी नदी को किस नाम से जानते हैं तो पुरुषनवी के नाम से जानते हैं। चिनाव नदी को किस नाम से जानते हैं तो अस्किनी के नाम से जानते हैं। और सतलज को जो है वो किस नाम से जानते हैं तो सह्याद्री के नाम से इसको जानते हैं। झेलम की बात कर लेते हैं। आपने झेलम या बेतास्ता का युद्ध सुना होगा जो कि 325 BC में होता है, जिसको हम हाइड स्पीच
के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किसके हार्ड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं किस पर, इकोनॉमिक्स पर। पारिस्थितिकी तंत्र अवधारण प्रथम बार किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का ये अवधारणा है वो एजी टॉन्सले ने 1935 में दिया था। किसकी? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। इसका मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का जो सोलर सिस्टम होता है, इससे एनर्जी किस तरीके से निकलती है, इसकी जो अवधारणा है वो एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 में दी जाती है। पारिस्थितिकी संक्रमण की बात आ रही है यहाँ पर। तो तंत्र था, तंत्र का मतलब होता है सोलर सिस्टम से, और संक्रमण का मतलब क्या होता है? दो वायुओं के बीच संक्रमण जो फैलता है उसको हम पारिस्थितिकी संक्रमण कहते हैं, जिसको हम इकोटोन के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा जो है वो बेनेट के द्वारा दी जाती है। किसके? बेनेट के द्वारा दी जाती है। इकोसिस्टम में क्या होता है? 10% जो है इसका नियम लगता है, ठीक है। 10 कैलोरी का मतलब क्या होता है? 10 कैलोरी का मतलब होता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं? जैसे शेर है, चीता है, जो मांसाहारी होते हैं वो किस में आते हैं? वो तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं? जैसे सांप है, मेढक है और छिपकली है, ये द्वितीय उपभोक्ता में शामिल हैं। तृतीय और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से शामिल हैं? तो गाय, भैंस, बकरी, कीट, जो क्या बोलते घास फूस खाते हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता में रखते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं। और उत्पादक कौन कौन से होते हैं? तो जैसे पौधे हैं, ये उत्पादक होते हैं। देखो यहाँ से उत्पादक जो होते हैं वो पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाते हो, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, कीट, इनको खाते हो। इसके अलावा शेर, चीता क्या है? इनको खाते हैं। सांप, मेढक, छिपकली, इन सभी को खाते हैं। एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा घटती है, ठीक है। मानव जो है वो प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता है। कैसे उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो घास फूस खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता कौन कौन से हैं? जो मांस, मीट, मच्छी जो खाते हैं जैसे, ठीक है, उनको हम द्वितीय उपभोक्ता में रखते हैं। तो मानव प्राथमिक उपभोक्ता में भी आएगा और द्वितीय उपभोक्ता में भी आते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो किसकी है? वो अपघटक की है। जनसांख्यिकी लाभांश की बात कर लेते हैं। तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो 15 से लेकर 59 वर्ष की जो आयु के लोग हैं उनको कार्यशील जनसंख्या में रखा गया है जनसांख्यिकी लाभांश के लिए। शिशु की जो गिनती है वो किस में होती है? तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो है वो शिशु की गिनती होती है। आश्रित जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो 0 से लेकर जो 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकी में कितने आएंगे? तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक के जो पर्सन है वो आएंगे। और शिशु में कौन से आएंगे? तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आएंगे। प्रौढ़ आयु वर्ग की बात कर लेते हैं। तो 40 से लेकर 64 वर्ष तक की जो आयु के लोग हैं वो प्रौढ़ आयु वर्ग में, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो जनसंख्या सिद्धांत जो है वो मोल्थस के द्वारा 1798 में दिया गया था। और कार्ल मार्क ने कब दिया था? तो कार्ल मार्क जो है वो 1867 में इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। जनसंख्या 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं। तो लिंग अनुपात जो है वो सर्वाधिक लिंग अनुपात, यानी कि 1000 मेल पर 1084 फीमेल जो है वो सर्वाधिक केरल में है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 996 फीमेल हैं 1000 पर्सन पर, यानी कि स्टेट में मैक्सिमम पहले तो केरल पे है और दूसरे सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है? केरल है, ठीक है। और सबसे कम की बात कर लेते हैं स्टेट में, तो सबसे कम जो है वो हरियाणा है पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो सिक्किम है। और यहाँ दूसरे नंबर पर कौन है? तो तमिलनाडु है। दमन एंड दीव की बात कर लेते हैं। तो ये आते हैं किसमें? यूनियन टेरिटरी में। अगर कम की बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम किस यूनियन टेरिटरी में है? तो दमन एंड दीव में है, यानी कि 618 फीमेल जो है वो 1000 पुरुष पर हैं। और सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। कितना है? 1037 है। कितना है? 1037 है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो लिंग अनुपात है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो माहे, जिसमें 1176 जो है सर्वाधिक फीमेल हैं 1000 पुरुष पर, मतलब 1000 पुरुष पर 1176 फीमेल हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा है? तो अल्मोड़ा जो है वो सेकंड नंबर पर है। न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो दमन एंड दीव जो है वो वहाँ पर सबसे न्यूनतम है। क्या लिंग अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर का मतलब होता है कि पढ़े लिखे लोग। तो ओवरऑल जो इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कितने हैं? 74.04% जो है वो पढ़े लिखे हैं भारत में। अगर मेल की बात कर लेते हैं तो 82.14% जो है वो मेल का रेशियो आता है। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 65.46 जो है वो फीमेल का रेशियो आता है। मैक्सिमम साक्षरता की बात कर लेते हैं तो केरल जो है यहाँ पर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं
जिसका रेशियो जो है वो 94% रेशियो है। जो इसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन आता है, तो मिजोरम आता है सेकंड नंबर पर। कितने यहाँ पे प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं, तो 91.3% यहाँ पर लोग पढ़े हुए हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक है। अगर स्टेट में आएगा तो केरल आएगा और यूनियन टेरिटरी आ जाए तो लक्षद्वीप आएगा। तो लक्षद्वीप में सबसे सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 91.8% पढ़े लिखे लोग हैं। महिला साक्षरता की दर की बात कर लेते हैं, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर यानी कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिला किस स्टेट की है, तो सिक्किम की सबसे कम है और केरल की सबसे ज़्यादा है, और केरल के बाद में मिजोरम की सबसे ज़्यादा है। फीमेल और मेल साक्षरता दर में जो अंतर है वो कितना है, तो फीमेल और मेल के पढ़े लिखे लोगों की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक अंतर है। और कितना अंतर है, तो 27.1% अंतर है। और इसके बाद में मेघालय जो है सेकंड नंबर पर, यहाँ पर सबसे कम है। मेघालय में जो है वो सबसे कम अंतर देखने को मिलता है। कितना, 3.1% सर्वाधिक, मतलब सबसे कम अंतर देखने को मिलता है साक्षरता में। सबसे कम साक्षरता वाली बात कर लेते हैं, तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिहार जो है, बिहार की साक्षरता कितनी है, 51.5% है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान की कितनी है, तो 52.1% जो है वो कम साक्षरता। और इसके बाद में थर्ड नंबर पर कौन आता है, तो झारखंड जो है थर्ड नंबर पर आती है। सबसे साक्षर जिले की बात कर लेते हैं, तो सबसे साक्षर जिला, अब अभी तक ये स्टेट चल रहा है, तो फिर यूनियन टेरिटरी आया, फिर अब क्या आ गया, जिला। तो शेरशिप जिला है, जो कि मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 98.7% पढ़े लिखे लोग हैं। अजावल की बात कर लेते हैं, तो ये भी मिजोरम का है, जो कि सेकंड नंबर पर है। यहाँ के लोग भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने, 98.5%। सबसे कम साक्षर जिला की बात कर लेते हैं, तो अलीराजपुर जो है सर्वाधिक, जो कि एमपी का एक जिला है, जिसमें सबसे कम साक्षर के लोग हैं। कितने हैं, 37.22% हैं। बीजापुर ये कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है, जो कि सेकंड नंबर पर सबसे कम साक्षर जिला माना जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं, तो 2001 से 2011 के मध्य जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो कहाँ की हुई है, तो नागालैंड की हुई है। कितनी हुई है, लगभग में 0.58% जो है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर आ गई है, क्या गई, जनसंख्या वृद्धि दर आ गई है। ठीक है, केरल की बात कर लेते हैं, तो 4.91% जो है वो केरल की है, क्या, जनसंख्या वृद्धि दर की। 1991 से 2001 की बात कर लेते हैं, तो 1991 से 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो कितनी हुई है, 21.5% हुई है। 2001 से 2011 की बात कर लेते हैं, तो 17.7% 2001 से लेकर 2011 तक वृद्धि दर हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस स्टेट ने की है, तो मेघालय ने सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, जनसंख्या में वृद्धि दर की है। कितनी, 27.95 की है। यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, तो दादरा नगर हवेली ने जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है, तो 55.8% बढ़ाई है। सबसे कम में कौन है, तो सबसे कम की बात कर लेते हैं, तो 6.3% जो है, जिसमें लक्षद्वीप आता है। 1 किलो वाट हावर की बात कर लेते हैं, तो जिसमें 1 किलो वाट एक हावर में जो वाट है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना 1 किलो वाट, जो बिजली के लिए कितने हाउस पावर का वाट लगाते हैं, उस तरीके से वाट है। ठीक है, यानी कि ये जो साइंस के क्वेश्चन है, तो ये जी का मान कैसे निकलता है, तो 3.6/10⁶ जूल जो है वो जी का मान निकलता है। 1 किलो वाट आवर को इस तरीके से हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। इसके अलावा साइंस में देखो, बायोलॉजी तो हमने आपको पहली वीडियो बता दिया कि बायोलॉजी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, और बायोलॉजी में हम बहुत कम आपको बता सकते हैं, लेकिन बाकी जो अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं, क्योंकि मेरे खुद समझ में नहीं आती बायोलॉजी ज़्यादातर। ठीक है, समझ में आ जाती है, 40% समझ में आती है, 60% समझ में नहीं आती है। समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु देखने पर कहते हैं ना कि पेरिस्कोप का प्रयोग करें, मतलब समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमेमोमीटर की बात कर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है ये इसको किससे मापते हैं, तो स्फिग्मोमेमोमीटर से मापते हैं। स्टेलगाल मोमी की बात कर लेते हैं, तो इससे हम पृष्ठ तनाव को मापते हैं। एनीमोमीटर की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में कि इस तरीके से रीजनिंग में जो क्वेश्चन नहीं आते कि अगर दाव का मात्रक पास्कल है तो एनीमोमीटर किससे मापा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन था। तो पवन वेग यानी कि हवा की वायु को जो है इसको एनीमोमीटर से हम नापते हैं। क्रोनोमोमीटर की बात कर लेते हैं, तो इस समय का जो मापन है, जलयान में जो समय का मापन, जैसे जलयान का मतलब है कि अगर आप समुद्र में हैं, ठीक है, तो आप समय का मापन किससे करेंगे, तो क्रोनोमोमीटर से करेंगे। ऑडोमीटर की बात कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ऑफ व्हीकल का मतलब है कि जो अपनी बाइक वगैरह होती हैं उसमें कौन सा लगा होता है, तो उसमें ऑडोमीटर लगा हुआ होता है। इको लोकेस की बात कर लेते हैं, तो जहाज़ों में जो पानी की गहराई को मापते हैं हम उसको हम किससे मापते हैं, तो इको लोकेस से मापते हैं। ठीक है, इसमें सोनार का मतलब क्या होता है, पानी की गहराई मापने में जो सोनार का उपयोग होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो साउंड नेविगेशन एंड
रैंगिंग, इसको हम इस नाम से जानते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या होता है सोनार का, तो ये होता है। डाल्टन सिद्धांत किसने मतलब क्या है डाल्टन सिद्धांत? तो रासायनिक संयोजन जो है ये डाल्टन सिद्धांत कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण जो है वो परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। एंटम थ्योरी जो है ये कब दी गई थी? तो 1808 में एंटम थ्योरी आती है, जिसमें ये बोला गया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या? प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है और परमाणु की अविभाज्यता का सिद्धांत जो है वो इसको दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो 1897 में थॉमसन के द्वारा की जाती है। किसकी? थॉमसन के द्वारा है यहाँ पर। किसको? थॉमसन के द्वारा की जाती है। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, तो 1920 में जो है वो गोल्डस्टाइन के द्वारा इसकी खोज की जाती है। किसकी? प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो 1932 में चैडविक के द्वारा इसकी न्यूट्रॉन की खोज की जाती है। एक आपने ट्रिक सीखी होगी, ईंट पर नाचे। किस पर? ईंट पर नाचे। ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पा से प्रोटॉन, पास से प्रोटॉन ही यहाँ पे परमाणु है, जो कि परमाणु खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पे ये प्रोटॉन की जगह जो है वो गोल्डस्टाइन आते हैं। वैसे कुछ जगह पे जो है प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड को भी मानते हैं, लेकिन जो आयोग सही करता है वो गोल्डस्टाइन को करता है। नाचे से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है और 1920 में प्रोटॉन की खोज होती है और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो 1932 में होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पक्षी के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी क्या कहलाता है? उभयचर और सरीसृप जो है इनके अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इथियोलॉजी क्या कहलाती है? तो इथियोलॉजी जो है एनिमल के बिहेवियर को पहचानना। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत से लोग जो हैं वो शेर की रखवाली करते हैं, उनको उनकी स्टडी करते हैं कि उन्हें किस तरीके से काबू में किया जाए। तो इथियोलॉजी कहलाती है अगर एनिमल के बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाए। एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन के बिहेवियर को यानी कि मनुष्य के बिहेवियर को एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। इक्यूटोलॉजी किसकी कहलाती है? तो मछलियों का जो अध्ययन है उसको हम इक्यूटोलॉजी कह लेते हैं। पैलेंटिया अध्ययन क्या कहलाता है या फिर लॉजी क्या कहलाता है? ये जीवाश्म के अध्ययन को कहलाते हैं। अर्कनोलॉजी क्या कहलाता है? तो मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। साइनोकोलॉजी किसको कहते हैं? तो कुत्तों के अध्ययन को कहते हैं। सौरोलॉजी किसको कहते हैं? तो छिपकली के अध्ययन को हम सौरोलॉजी कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी कहलाते हैं। एंट्रोट्रोप इस तरीके से जो है एटीपी का फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन ऊर्जा का जो मुद्रा है वो किसको कहते हैं? तो कोशिका में जो ऊर्जा की मुद्रा है वो हम एटीपी को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन जो है साइंस को छोड़ते हैं। इसमें जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती वो चीज़ हम आपको कैसे समझाएं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं कहाँ पे? करंट अफेयर पे। ठीक है, साइंस का पोर्शन जो है हमने छोड़ ही दिया, वो आप अपना पढ़ लेना। आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर आप समझ लीजिए। वैसे भी साइंस की ज़रूरत ज़्यादातर आरपीएफ में तो है नहीं, एनटीपीसी में तब का तब देखा जाएगा। 2024 ब्रिक्स की जो मतलब ब्रिक्स 2024 में कहाँ पर इसका होस्ट किया गया था? तो BRI, यानी कि पिछले साल जो है 2023 में ब्राज़ील ने किया था। अब ब्राज़ील के बाद किसका नंबर आएगा? तो रसिया का नंबर आएगा। इसमें क्या हुआ है? 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो हैं वो इसमें नए देश बने हुए हैं। तब 1 जनवरी 2024 को जो इसकी बैठक हुई थी किसकी? ब्रिक्स की। ठीक है, जिसमें कहाँ पर हुई थी? ये रसिया में हुई थी। ठीक है, इसमें इतने जो 5 देश हैं इसको जोड़ा गया है। किन किन को? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात को। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में होती है और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसमें शामिल होता है, जिसका नाम R5 रखता है। R5 क्यों रखते हैं? क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो R से ही शुरू होती है। ठीक है, जैसे इंडिया है तो रुपी है, ठीक है, रियाल है, रूबाल है, इन सभी की जो करेंसियाँ हैं वो R से ही शुरू होती हैं। पहला समिट कहाँ पर होता है? तो क्योतो कतेर्निया बर्ग, रसिया में इसका जो पहला समिट है वो किया जाता है। कब? 2009 में, क्योंकि 2009 में ही इसकी स्थापना होती है। इसकी ब्रिक्स की। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो ब्रिक्स गेम जो है वो कहाँ पर हुए हैं? तो ब्रिक्स गेम जो है वो कजान, रसिया में हुए हैं। पहली बार हिम तेंदुआ गणना संबंध में तथ्य, यानी कि हिम तेंदुआ जो है वो, हिम तेंदुआ से एक चीज़ याद आई कि हिम तेंदुआ जो है वो कल शायद हमने बताया था आपको, आप बताएंगे कि शायद सेट नंबर 1 में था कि हिम तेंदुआ जो है वो अभी किसका लोगो बनाया गया था। ठीक है, पहली बार हिम तेंदुआ गणना संबंध में तथ्य, पहली बात है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है। किसकी? हिम तेंदुए जो हैं जो कि लद्दाख का
राष्ट्रीय जानवर माना जाता है। इसी को भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अभी गणना की है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देहरादून में ये स्थित है। और इसको कब स्थित किया गया था देहरादून में, तो 1982 में इसको स्थित किया गया था। कुल कितने हेम तेंदुआ हैं, तो 718 जो हैं कुल हेम तेंदुआ हैं। लद्दाख में मैक्सिमम आबादी इसकी है, इसीलिए इसको लद्दाख का जो है राष्ट्रीय पशु माना जाता है। किसको, हेम तेंदुआ को। लद्दाख में कितनी आबादी है इसकी, तो 477 इसकी आबादी है। उत्तराखंड में इसकी आबादी कितनी है, तो 124 हिम तेंदुए जो हैं वो उत्तराखंड में हैं। ये याद रखेंगे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है इसकी गणना की है किसकी, हिम तेंदुओं की। फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर लेते हैं, तो 69 नंबर के जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं अभी 2024 में, इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको गया है, तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो 12th फेल को गया है। रणवीर कपूर जो है, अभी एनिमल मूवी आई थी उसके लिए बेस्ट एक्टर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। आलिया भट्ट को जो है बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में इनको अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है, तो विदु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। आईफा अवार्ड की बात कर लेते हैं, तो आईफा अवार्ड जो है वो 2024 में बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है। देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड है, कौन से है यहाँ पर, फिल्म फेयर अवार्ड है, यहाँ पर आईफा अवार्ड है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड में जो है वो 12th फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। लेकिन आईफा अवार्ड में जो है वो बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, एनिमल को दिया गया है। यहाँ पर एक्टर जो है, फिल्म फेयर अवार्ड में यहाँ पर एक्टर जो है वो किसको चुना गया है, रणवीर कपूर को चुना गया है। किसके लिए, एनिमल फिल्म के लिए। यहाँ पर विनोद विनोद चोपड़ा हैं डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुने गए और आईफा अवार्ड के लिए भी चुने गए हैं। इन्हें किसके लिए, 12th फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चुना गया है, यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड में भी और आईफा अवार्ड में भी। यहाँ पर जो एक्टर हैं वो किसको चुना गया है, तो शाहरुख खान जो है, आईफा अवार्ड में शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए जो है बेस्ट एक्टर के रूप में चुना गया है। वहाँ पर कौन थी, तो वहाँ पर वहाँ पर आलिया भट्ट थी। यहाँ पर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस में यहाँ पर रानी मुखर्जी हैं। ठीक है, इनकी एक मूवी थी मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, कौन सी थी, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सपोर्टिंग एक्टर के रूप में किसको चुना गया है, तो एनिमल मूवी के लिए ही जो अनिल कपूर ने उसमें रोल निभाया है उसके लिए सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेगेटिव रोल किसने निभाया है, तो बॉबी देओल, जो कि एनिमल मूवी के लिए ही दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक की बात करें तो एनिमल मूवी के लिए बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है वो गया है। 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से संबंधित अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसको, तो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड जो है वो पहली महिला थी जिनको दिया गया है। कौन थी, तो दिव्यकृति सिंह जो हैं, इन्हें पहली फीमेल घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब, 9 जनवरी 2024 को। सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं, तो अयुत्थता एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। कहाँ पर हुई है, तो अंडमान सागर में ये हुई है। डेजर्ट साइक्लोन की बात कर लेते हैं, तो इंडिया और यूएई के बीच में जो है वो डेजर्ट साइक्लोन हुई है। और ये कहाँ पर हुई है, तो थार मरुस्थल में ये हुई है। मिलन की बात कर लेते हैं, ये बहुराष्ट्रीय है, यानी कि अलग अलग देशों के साथ में ये होती है। ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि किसी एक ही देश के साथ में हो। तो मिलन ये कहाँ होती है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होती है। खंजर किसके साथ में होती है, तो 11वां जो खंजर है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। और ये कहाँ पर होती है, तो बकल लो हिमाचल प्रदेश में इसको किया जाता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ठीक है, और आप ये जरूर बता देना कि आपको जो वीडियो लगा है वो किस तरीके से लगा हुआ है। देखो साइंस मुझे खुद इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि बायोलॉजी हमने पढ़ी नहीं, तो वो समझ में नहीं आती कि क्या कौन सी चीज़ें हों। और आपने ज़्यादा मतलब की भी नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ अभी आरपीएफ के लिए पढ़ना है और उसके बाद में यूपीएसआई के लिए पढ़ना है। ठीक है, और एनटीपीसी के लिए अभी देखो, अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं, अभी एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है। तो जब तक जो चीज़ें हैं जो अभी पहले आ रही हैं उन चीज़ों को हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।